ओके, अभी का जो ये अपना टॉपिक है दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कहाँ पर निकाला जाएगा? ये सरफेस पर। तो पहले काम कर लेते हैं हम लोग, जो रिलेटेड थ्योरी है शॉर्ट में ब्रीफ की है मैंने, उसको ही समझ लेते हैं। फिर इसके बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दैट जितने भी पास्ट ईयर क्वेश्चन हैं इस हेडिंग पर जो हो सकते हैं अप टू 2023, उनको कवर कर लेंगे। कुछ हम कर लेंगे, कुछ आप कर लेंगे, फिर सारे हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहले जो थ्योरी है उस पर ही डिस्कशन कर लिया जाए। इसके लिए एक गोला बनाइए। गोला इज फॉर अर्थ, ये उसका सेंटर है। मास सपोज करिए m है, रेडियस सपोज करिए r है। रेडियस का मतलब आपने C से गोले की सरफेस पर आना है। सपोज यहाँ पर आ गए और ये जो पॉइंट है इसी को S लिखा जाएगा। आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो और आप थोड़ा दाएं बाएं होकर के S लिख लो, जैसे कि यहाँ पे। ठीक, C से S तक की जो डिस्टेंस होती है यही होता है रेडियस। इसकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज कैपिटल R इक्वल टू 6400, नॉट मीटर, इट इज किलोमीटर अप्रॉक्स। हमें अब क्या करना है, S से थोड़ा सा ऊपर आकर के अनदर मास स्मॉल m कंसीडर कर लेना है। यहाँ पे सपोज करिए ये है पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर हमें क्या करना है, कोई एक मास एज्यूम कर लेना है। S से P तक का जो डिस्टेंस है इसे आप h मान सकते हैं, और h की वैल्यू बहुत कम रहेगी। कितनी कम? इतनी कम कि जब आप h को r के साथ जोड़ें या घटाएं, प्लस माइनस करें, तो कोई फर्क ना पड़े। आई मीन जो h होगा r की तुलना में काफी कम रहेगा। 1 मीटर, 1 किलोमीटर, ज्यादा 200-300 किलोमीटर। बहुत ज्यादा अगर h आप ज्यादा ले लेंगे तो फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो चेंज होने लग जाएगी। वो हमें इस हेडिंग में नहीं पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सरफेस ऑफ अर्थ। तो जो पॉइंट P है वो सरफेस के जितना क्लोज होगा आंसर उतना ही एक्यूरेट होगा। अब यहाँ पर आप P पर कोई एक मास एज्यूम कर लीजिए। सपोज अनदर मास वी हैव एज्यूम्ड हियर दैट इज स्मॉल m। तो इस स्मॉल m पर जो अर्थ है एक फोर्स जनरेट करेगी। ये फोर्स आपने निकाला है ऑलरेडी। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। दरअसल यहाँ पे ये बात आपको समझनी होगी कि जो यहाँ पर डिस्टेंस होता है, कैपिटल R मैंने लिख दिया है, मुझे कैपिटल R नहीं लिखना चाहिए था, मुझे लिखना चाहिए था स्मॉल r। स्मॉल r का मतलब है डिस्टेंस पॉइंट P का फ्रॉम सेंटर।
लेकिन मैंने जो P से S तक की वैल्यू आपको कही है वो कही है कि बहुत कम है। ड्यू टू दैट आप अगर स्मॉल r को निकालें बाय डूइंग व्हाट, r प्लस h करके, तो कोई अंतर नहीं आएगा, कैपिटल R स्मॉल r बराबर ही आएगा। तो आप यहां पर चाहे कैपिटल R लिखें और चाहे स्मॉल r लिखें, नो इश्यू एट ऑल। नाउ एज यू नो अगेन बाय न्यूटन कि जब किसी पार्टिकल पर आप फोर्स लगाते हो, ड्यू टू दैट फोर्स होता क्या है, अगर बॉडी फ्री टू मूव है तो वो बॉडी एक्सेलरेट करती है, यहां भी वही होगा। एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट दैट एक्सेलरेशन, फॉर दैट पर्पस वी हैव फार्मूला दैट इज F बराबर ma, एंड सो वी कैन से A विल बी F डिवाइड बाई m। ध्यान दीजिए, एक्सेलरेशन हम जिसका निकाल रहे हैं मास उसी का लेंगे, यहां पर हम कैपिटल M नहीं ले सकते हैं, स्मॉल m लेंगे। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन स्मॉल m का निकाला जा रहा है। नाउ जो ये कैपिटल F आप निकाले हो उसे पुट कर दो। नोटिस करिएगा यहां पर से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। इससे एक बात कट टू कट क्लियर हो जाती है क्या, कि जो एक्सेलरेशन है स्मॉल m का वो स्मॉल m पे ही डिपेंड नहीं करता है। हमने ये नहीं कहा कि एक्सेलरेशन मास पे डिपेंड नहीं करता है, हमने कहा एक्सेलरेशन जिस बॉडी का है उस बॉडी के ही मास पे वो डिपेंड नहीं करता है, अर्थ के मास पे नो डाउट करता है। तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m की पावर 0, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू कैपिटल M की पावर 1। इस बात पर अभी और डिस्कशन होगा, इस बात को आप समझिए, डिटेल में समझिए, कंफ्यूजन आती है बच्चों को। वो ये कि अगर आप अर्थ के ऊपर दो अलग अलग मास की बॉडी ड्रॉप कराएं, जैसे एक ये बॉडी है एक ये बॉडी है, ये 1 kg की है और ये 10 kg की है, तो जो मैं थ्योरी बताया हूं उस बेसिस पे आपको क्लियर हो गया होगा कि दोनों ही जो नीचे आएंगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन सेम एक्सेलरेशन से आएंगी, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल m पे डिपेंड नहीं करता है। दोनों के लिए ही जो ये वैल्यू होगी, दोनों के लिए ही जो ये वैल्यू होगी दैट विल बी gm डिवाइड बाई r स्क्वायर, एंड इसी को स्मॉल g से रिप्रेजेंट किया जाएगा। सो वी कैन से दैट कि किसी भी मास की बॉडी क्यों ना हो, चाहे 1 kg की चाहे 10 kg की, जब अर्थ की सरफेस के नेबरहुड में उसे ड्रॉप कराया जाता है तो वो स्मॉल g के एक्सेलरेशन से नीचे की दिशा में, नीचे की डायरेक्शन में एक्सेलरेट होना स्टार्ट कर देती है। तो समझ गए होंगे आप कि ये आपने जो निकाला है इसका नाम क्या होना चाहिए। ये एक्सेलरेशन है, किस वजह से है, अर्थ की वजह से है, या यू कैन से अर्थ की ग्रेविटी की वजह से है। ये हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन है बहुत कोई ज्यादा हाइट पर बॉडी को ले जा करके, स्मॉल m को ले जा करके आप नहीं निकाल रहे हो तो माना जाएगा कि ये सरफेस पर ही है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस हम लोगों ने इवेलुएट कर लिया है, जिसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट इसी फॉर्मूले से आएंगे,
लेकिन वेरिएशन भी इसमें हमें सारे कर लेने हैं, क्योंकि अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ता है तो फिर वेरिएशन पर क्वेश्चन आते हैं, वो आप अगली स्लाइड में समझ पाओगे। ये वो फॉर्मूला है जो आपने अभी अभी डराइव किया है। अब इसमें जो वेरिएशन है वो किस प्रकार से है कि m ये क्या है, ये है मास ऑफ द अर्थ। यू कैन से अगर अर्थ नहीं कोई और प्लेनेट है तो उस प्लेनेट का मास, और जितने भी प्लेनेट हैं मोस्टली गोलाकार माने जाते हैं, स्फीयर माना जाता है, सॉलिड स्फीयर माना जाता है। तो उस सॉलिड स्फीयर का वॉल्यूम, मास, डेंसिटी क्या किसी प्रकार से रिलेट हो सकते हैं? तो आपको ध्यान में आएगा कि सर हमको बताया गया है ऐसा कि डेंसिटी जो होता है वो मास बाय वॉल्यूम होता है। तो यहाँ से मास बराबर वॉल्यूम इंटू डेंसिटी कहा जा सकता है। डेंसिटी को कुछ लोग रो भी लिखते हैं। नौ जो वॉल्यूम होता है वो स्फीयर के लिए 4/3 πr क्यूब होता है, ठीक है, देन मल्टीप्लाइड बाय रो। एक और इक्वेशन आपको जो दिखाई दी, इस इक्वेशन से आपको ये समझ आया कि हम इस फॉर्मूले को दो और तरीके हैं, उन तरीके में उन प्रकार से भी लिख सकते हैं। कैसे समझ आया कि आप यहाँ देख रहे हो m है, r है, और इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन में तीन लोग हैं, m है, r है, रो है। तो आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे m को इलिमिनेट कर दो इस इक्वेशन की हेल्प से, तो स्मॉल g के फॉर्मूले में ये दो लोग की प्रेजेंस आ जाएगी। या फिर आप एक काम कर सकते हो, r को इलिमिनेट कर दो। जो ये कर दोगे, r को इलिमिनेट कर दोगे तो m और रो की प्रेजेंस आ जाएगी। पहली बार में यही किया गया है। क्या m को इलिमिनेट किया गया है, रो एंड r की प्रेजेंस आपको दिखाई दे रही है। मैं पूरी प्रोसेस करने नहीं जा रहा हूं, ये आपको एक बार स्वयं से करके देखना होगा कि अगर आपको इस फॉर्मूले को डेवलप करना है तो ये वाला जो वैल्यू है इसे यहाँ पे पुट करना होगा। जो आप पुट करके सॉल्व करोगे यही आ जाएगा। ऐसे ही इधर भी आपने क्या करना होगा, इस इक्वेशन से r की वैल्यू को निकाल के यहाँ रखना होगा। जो आप ये करोगे तो ये इक्वेशन आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर कमिंग फ्रॉम दिस इक्वेशन। लेटर ऑन नीचे वाली इक्वेशन भी इन इक्वेशंस के साथ कंबाइन हो जाती हैं, उन पर भी बात करेंगे। बट इन इक्वेशन पर प्रश्न कैसे आते हैं एक बार उन पर भी बात कर लें। तो यहाँ पर बस ये समझ आ गया होगा कि g प्रोपोर्शनल टू m डिवाइड बाई आर स्क्वायर होगा। यहाँ पे समझ आ गया होगा कि g प्रोपोर्शनल टू, ये दो चीजें वेरिएबल हो सकती हैं, बाकी सब तो कांस्टेंट है। और यहाँ पे g क्यूब प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट है, m रो स्क्वायर। तो यहाँ पर एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन ये, जो तीन मिल गई हैं आपको इक्वेशन। 90% क्वेश्चन तो यहीं से है। बाकी थोड़ा बहुत वैरायटी डालने का इनका मन रहता है, मुश्किल करते हैं अगर। तो ये जो स्मॉल g की डिपेंडेंसी है m पे या r पे या डेंसिटी पे, इसको जो आपने और फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे रिलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आपने W वेट ऑफ एनी बॉडी पढ़ा होगा, वो mg होता है। यहाँ से समझ आ गया कि W प्रोपोर्शनल टू g होगा। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा होगा, mgh होता है। यहाँ से U समझ में आ गया, प्रोपोर्शनल टू g हो गया। मतलब चुन चुन करके आपको परेशान कर सकते हैं। जो जो फॉर्मूले आपने दाएं बाएं कहीं पढ़े हैं उसमें अगर स्मॉल g आया है या आएगा तो फिर उस कहानी को इस कहानी के साथ जोड़ करके भी पूछा जा सकता है। जैसे कि आपने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में एलोंगेशन पूछा होगा,
एलोंगेशन निकाला होगा। बॉडी जो होती है, जो पेंडुलम होता है, उसमें एलोंगेशन हो जाता है ड्यू टू ओन वेट। तो एलोंगेशन किसी बॉडी में ओन वेट की वजह से जो हो जाता है, जाहिर सी बात है उसके वेट पे डिपेंड करेगा, और वेट जो होता है वो जी पे डिपेंड करता है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, जैसे वेट हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, एलोंगेशन हो गया, ये सब स्मॉल जी पे डिपेंड करता है। कहेंगे कि यही सेम वैल्यू कितनी होगी जब अगर हम दूसरे प्लेनेट में चले जाएं तो दूसरे प्लेनेट पे चले जाने से क्या होगा कि जी की वैल्यू में परिवर्तन आएगा, उसकी वजह से वेट में या यू कैन से पोटेंशियल एनर्जी में या एलोंगेशन में फर्क आ जाएगा। चुन चुन करके और फॉर्मूले आपने ढूंढने हैं जहां स्मॉल जी दिखाई देता हो, जैसे कि रेंज याद होगा आपको, फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसमें जी दिखाई दे रहा है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको बता रहे हैं कि आर और एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या 1/g। यहाँ पे भी वैसे ही क्वेश्चन बनेगा कि बोलो ये बॉल हम फेंके हैं, इतने मीटर की मैक्स हाइट अचीव की है, और अब ये बॉल हम दूसरे प्लेनेट में फेंकेंगे, तो वहां क्या हो जाएगा, वहां पे देखना पड़ेगा ग्रेविटी किस हिसाब से बदल रही है। स्मॉल जी अगर मान लो जैसे डबल हो गया तो 1/g है यहाँ पे, रेंज और मैक्सिमम हाइट ये सब आधा हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ v है, क्या है v, कि आपने मान लो कुछ हाइट से बॉडी को ड्रॉप कराया, तो वो जो ग्राउंड से सरफेस पर जाके हिट करती है ग्राउंड पे, तो कुछ में कुछ वेलोसिटी आ जाती है, और वो जो वेलोसिटी होती है वो अंडर रूट जी पे डिपेंड करती है, यहाँ अंडर रूट लगा लीजिएगा। ऐसे ही आपने एक बॉल को मान लो नीचे से फेंका, ऊपर पहुंच गई कितने टाइम में, या आपने कुछ हाइट से फेंका नीचे पहुंची, तो जो एच हाइट से ड्रॉप की गई बॉल है कुछ टाइम के बाद में ग्राउंड पे पहुंचती है, वो टाइम भी जी से रिलेटेड होता है। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड भी जी से रिलेटेड होता है। तो जितनी भी चीजें स्मॉल जी से रिलेटेड हैं, वो कहानी इस कहानी के साथ इस प्रकार से कंबाइन की जा सकती है कि यही सब कुछ आप निकालिए, जैसे कि रेंज, मैक्सिमम हाइट, टाइम पीरियड, पोटेंशियल एनर्जी, वेट, एलोंगेशन, लेकिन यहाँ पे नहीं, दूसरे प्लेनेट पे। और दूसरे प्लेनेट का ग्रेविटी आप अगर निकाल लेंगे तो बाकी यहाँ पर आप वही सारे पैरामीटर चेंज करके निकाल लेंगे। क्वेश्चन कराएंगे तो और चीजें समझ आएंगी। बाकी ये वाली जो ट्रिक है ये तो आप जान ही रहे हैं कि यूनिवर्सल है, ये कहीं भी लग जा रही है, किसी भी चैप्टर में लग सकती है। क्या है ये कि अगर y जो है प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है, y प्रोपोर्शनल टू x की पावर है, मतलब जैसे x स्क्वायर, x क्यूब, x की पावर 3, x की पावर 4, और x कोई कह दे कि बढ़ा दिए हैं हम 1%, 2%, 0.3, 0.7, कुछ परसेंट x को बढ़ाए हैं, तो बताओ y जो है y जो है वो कितना बढ़ेगा। इसके लिए याद रखना है na। मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेके समझा दूं कि जैसे मान लो कहीं y प्रोपोर्शनल टू दिया है x की पावर 3, और x कहा किसी ने कि 0.7% बढ़ाया गया है, तो बताओ y को क्या होगा, 0.7 में 3 का गुणा कर दो, 2.1% बढ़ जाएगा। बस इतनी ही थ्योरी है, रेस्ट इज क्वेश्चन। कुछ हम करेंगे, कुछ आप। देखिए पहला क्वेश्चन, दो प्लेनेट है ए एंड बी, इनका जो रेडियस वाला मसला है वो ये कि इनका रेडियस r है, इनका रेडियस 1.5 r है, और जो डेंसिटी है इनका रो है, और इनका जो है रो/2 है। ठीक है, बताना क्या है, ग्रेविटी सरफेस पर बी पर निकालें और ए पर, देन रेशियो, मतलब आपको जी बी डिवाइडेड बाई जी ए निकालना है। जी का फॉर्मूला बहुत सारा होता है, अब आप देख लो कौन सा यहाँ आपको सूट करेगा। यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला सूट करेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो चीजें वहां पर गिवन थी वो था डेंसिटी एंड रेडियस, मास के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी। अगर मास और रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन होती तो इसको लगाते,
और अगर हमें इंफॉर्मेशन होती मास और डेंसिटी के बारे में तो इस वाले को लगा लेते। यहां पर हम इस वाले को लगाएंगे। इस वाले को कैसे लगाएंगे, बस प्रोपोर्शनैलिटी समझनी है। वो ये कि जो आपका जी है, स्मॉल जी, प्रोपोर्शनल टू रो इंटू आर। रो क्या है? डेंसिटी। आर क्या है? रेडियस। तो यहाँ पर आप कह सकते हो जी बी अपॉन जी ए, दैट विल बी रो बी आर बी डिवाइडेड बाई रो ए आर ए। वैल्यू पुट करने की देरी है, आंसर आ जाएगा। जो बी के लिए बात करें, अगर बी के लिए, तो डेंसिटी रो बाई 2 है, यहाँ रो बाई 2 आ जाएगा। और रेडियस बी के लिए 1.5 आर है। देन इसके बाद में अगर हम ए के लिए बात करें तो डेंसिटी रो है और रेडियस जो है आर है। आप देखोगे कि कैंसिल हो गया सारा कुछ, आंसर आ जाएगा। ये 1.5 बोले तो 3/2 होगा। 3, 2 एक और है तो 3/4 आंसर आ गया है। देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि द रेडियाई ऑफ टू प्लैनेट ए एंड बी। कह रहे हैं रेडियस ए का और रेडियस बी का, ये है आर एंड 4r। ऐसा क्वेश्चन में दिया है आर एंड 4r। फिर इन्होंने कहा डेंसिटी इन प्लैनेट की जो अगर कहें तो रो एंड रो बाई 3, रो ए एंड रो बी, दैट आर सॉरी डेंसिटी रो ए एंड रो बी इज रो एंड रो बाई 3। ठीक है, हमें निकालना क्या है? जी ए डिवाइड बाई जी बी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सरफेस का रेशियो निकालना है। पहले रहेगा ए, फिर रहेगा बी। तो आपको ऐसा फॉर्मूला स्मॉल जी के लिए ढूंढ लाना है जिसमें आर और रो, रेडियस एंड डेंसिटी होता हो। वही ऊपर वाली बात ही है, रिपीट हो रही है। तो जी प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो वाली कहानी से चलें अगर, तो आर बी रो बी, सॉरी जी ए अपॉन जी बी करना है, तो आर ए रो ए डिवाइडेड बाई आर बी रो बी। वैल्यू पुट कर दीजिए। आर ए की वैल्यू आर है, फिर आर बी की वैल्यू 4r है, फिर इसके बाद रो ए की वैल्यू रो है, रो बी की वैल्यू रो बाई 3 है। नाउ कैंसिलेशन, ये इससे आंसर आ जाएगा 3/4। अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ, ये थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। जैसे मैंने पढ़ाया अगर वैसे ही चल रहे हैं आप तो आसान है, नहीं थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर चीजें ट्रैक से अलग हट करके कराई गई हैं। मास एंड रेडियस के बारे में जानकारी दिया हो तो फॉर्मूला होता है जी एम अपॉन आर स्क्वायर, एंड यू कैन से दैट जी प्रोपोर्शनल टू एम अपॉन आर स्क्वायर। एंड रो यानी कि डेंसिटी एंड रेडियस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हो, देन कंक्लूजन वाज व्हाट? जी प्रोपोर्शनल टू रो आर। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में क्या गड़बड़ कराई है कि मास के बारे में जानकारी दी है एंड डेंसिटी के बारे में जानकारी दी है। मतलब ऐसा फॉर्मूला चाहिए जहां मास और डेंसिटी आता हो। ये नहीं चलेगा, मास रेडियस है, ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें डेंसिटी और रेडियस है। हमको चाहिए तीसरा वाला, एक और बताया मैंने, वहां से आइए। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कंप्लीट याद करने की नीड है नहीं आपको। आपने ये समझना है सर कि ये सब कांस्टेंट है, तो जी क्यूब जो है वो एम रो स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। बस वही चीज वहां पर यूज कर लीजिए। क्या लिखने को कहा गया कि जो जी क्यूब है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम रो स्क्वायर। एक बार देख लीजिए, फिर से कॉपी कर लेते हैं वहीं से। जी क्यूब जो है विच इज इक्वल टू एम रो स्क्वायर।
ये देखिए, ठीक है। अब क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसको यहाँ पर यूज करिए। अच्छी बात यह है कि डेंसिटी कह रहे हैं कि जो दो प्लेनेट है ना सर, वो भी इक्वल है, एवरेज डेंसिटी इक्वल है। तो यहाँ पर जो रो है वो भी कांस्टेंट है। तो जो जी क्यूब है होता तो है प्रोपोर्शनल टू मास एम रो स्क्वायर, लेकिन रो तो कांस्टेंट है ना, तो जी क्यूब प्रोपोर्शनल टू एम वी कैन से। रो वी कैन इग्नोर बिकॉज इट इज कांस्टेंट फॉर बोथ केस। नाउ यहां से हम कह सकते हैं कि जो जी होगा प्रोपोर्शनल टू एम की पावर 1/3 होगा, ठीक है। अब जो प्लेनेट है और जो अर्थ है के बीच में तुलना हो रही है कि इनकी डेंसिटी बराबर है। जो मास है दूसरा वाला जो प्लेनेट है उसका अर्थ के मास के बराबर नहीं है। ये बड़ा एम लिखें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। प्लेनेट का जो मास है वो अर्थ के मास के बराबर नहीं है, डबल है। और आपने कहा है कि जो ग्रेविटी है प्लेनेट की वो प्लेनेट के मास पर इस प्रकार से डिपेंड करती है अगर दोनों प्लेनेट की डेंसिटी बराबर हो तो, और यहाँ डेंसिटी बराबर है इसलिए रिलेशन वी कैन डायरेक्टली यूज। सो वी कैन से कि जो ग्रेविटी होगी प्लेनेट की और जो ग्रेविटी होगी अर्थ की बराबर थोड़ी ना होगी, नो। ये जो 2 है यहाँ पर आ जाएगा 2 की पावर 1/3। नाउ W weight of any body directly proportional to the gravity of the planet. So W proportional to G. So we can say कि weight of any body when calculated in planet will be 2 की पावर 1/3 multiplied by weight of the body on earth, which is here W. तो answer of the question here is 2 की पावर 1/3। now अगला क्वेश्चन देख लिया जाए। रेडियस ऑफ अर्थ श्रिंक बाय 2%। यहाँ पर रेडियस के बारे में बात कर रहे हैं, मास को कह दी है कांस्टेंट है, तो जो जानकारी हमारे को मिल रही है वो m और r को लेकर के मिल रही है। तो जो ग्रेविटी को लेकर के सही फॉर्मूला बनेगा इधर, दैट विल बी gm/r²। मास तो कह रहे हैं कंसीडर ही ना करो, कांस्टेंट है। तो जो चीजें कांस्टेंट है उन्हें आप कट कर सकते हैं, तो यहाँ पर कट कर दिया मैंने। अल्टीमेटली आपको जो समझ आया वो ये कि सर यहाँ पे जो g है प्रोपोर्शनल टू 1/r² है, यू कैन से दैट जो g है प्रोपोर्शनल टू r की पावर -2 है। मैंने आपको ऊपर लिखाया कि जो y अगर प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है और x में कोई छेड़छाड़ हो रही है परसेंट में, -3 मान लो हो रही है, और यहाँ पर कोई कहे y में कितना हो जाएगा, तो ये चीज इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये ट्रिक मैंने आपको सिखाई, वही यहाँ पर यूज करनी है। कह रहे हैं कि जो रेडियस है ना सर वो श्रिंक हो गई है। श्रिंक का मतलब कम हो गई है, ज्यादा हो गई है। श्रिंक मतलब कम होता है, तो कम हो गई है 2%। तो ये आप माइनस में लेके चलो तो ज्यादा सही रहेगा। तो -2%, -2 is what? Change in radius in percentage. So what will be the corresponding change in gravity? -2 यहाँ जो है वो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, इट विल बी -2 into -2, so it will be +4। प्लस का मतलब क्या है? इंक्रीज करेगा। फॉर्मूले से भी क्लियर है इधर कि जो आर को आपने कम कराया तो जी को बढ़ना है। अगर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं तो माइंडसेट डेटा चेंज करके ले लो कि आर जैसे यहाँ पर किसी ने 3% बढ़ाया होता तो आंसर क्या होता? 6% आ जाता।
कम ज्यादा तो आप ऐसे समझ लो कि उल्टा चल रहा है, एक बढ़ाओगे तो दूसरा घटेगा। जो आर अगर आपने मान लो 1.5% बढ़ाया होता, तो जो जी है 1.5 में 2 मल्टीप्लाई हो जाता, 3 आ जाता। जो भी आपको यहाँ अमाउंट गिवन होगा, आप क्या करोगे, इससे उसको मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रेडियस ऑफ टू प्लैनेट, दो टू प्लैनेट ले लो, एक ए है और एक बी है। आर ए एंड आर बी कह रहे हैं कि ये रेडियस बराबर नहीं है प्लैनेट की, रेशियो दिया है 2/3। तात्पर्य क्या है इसका कि अगर पहले का रेडियस 2r है तो दूसरे का 3r है। ठीक है, फिर कह रहे हैं सर जी कि इनकी जो डेंसिटी है, ये देख लो, इनकी जो डेंसिटी है वो भी बराबर नहीं है, वो 3 और 5 के रेशियो में है, 3 रो एंड 5 रो। कंपेयर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ए एंड जी बी। कौन से फॉर्मूले से प्रोसीड करेंगे? हमें यहाँ मास और रेडियस के बारे में जानकारी नहीं है, हमें यहाँ पर जानकारी है डेंसिटी एंड रेडियस। तो जी प्रोपोर्शनल टू आर रो या रो आर, ये आपको मैंने ऊपर सिखाया, वही यहाँ यूज करेंगे। तो जी ए अपॉन जी बी will be what? You said G proportional to rho R. So GA upon GB will be rho A upon rho B, then RA upon RB. वैल्यू पुट कर दीजिए, रो A रो B 3 and 5, RA RB 2 and 3. Rest is calculation. Answer is 2/5. अगला देख लिया जाए, elongation in a wire. एक कोई वायर है, उसमें elongation हुआ है, अर्थ में जो हुआ है वो इतना है। सेम वायर एलोंगेट हुआ है किसी दूसरे प्लेनेट में, कहा, किसी दूसरे प्लेनेट में, तो जो एलोंगेशन हुआ है वो इतना हुआ है। तो दूसरे प्लेनेट की ग्रेविटी बताएं आप। अभी मैंने आपको सिखाया क्या कि W जो वेट होता है बॉडी का, जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो एलोंगेशन होता है, ये सब प्लेनेट की ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, स्मॉल जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो एलोंगेशन अर्थ में, एलोंगेशन प्लेनेट में बराबर थोड़े ना होंगे, क्योंकि ग्रेविटी दोनों ही जगह पे जरूरी थोड़े ना है कि बराबर ही हो। तो ग्रेविटी ऑन अर्थ देन डिवाइड बाय ग्रेविटी ऑन प्लेनेट। अर्थ में जो एलोंगेशन है ये कह रहे हैं कि इतना है, एंड दूसरा जो प्लेनेट है वहां कह रहे हैं चेंज हो गया है, 10⁻⁻⁴, देन डिवाइड बाई 6 इंटू 10⁻⁻5। ग्रेविटी ऑन अर्थ ये कहे हैं कि 10 ले लो, तो 10 ले लीजिए, एंड ग्रेविटी ऑन प्लेनेट निकालना है। रेस्ट इज कैलकुलेशन। व्हेन यू डू दैट यू विल गेट फाइनल आंसर, दैट इज 6। दूर से दिख रहा, आराम से दिख जाएगा। ये आप इसके साथ में कंबाइन करिए, 10⁻⁻5 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ग्रेविटी ऑन प्लेनेट 6 के बराबर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, रेशियो ऑफ द वेट ऑफ ए बॉडी ऑन द अर्थ सरफेस टू दैट द सरफेस ऑफ प्लेनेट। कुल मिला के दो लोग हैं, एक अर्थ है एक प्लेनेट है, और जो वेट है दोनों जगह पे बॉडी है कोई, उसका बराबर नहीं आ रहा है, 9 और 4 के रेशियो में है। तो इसका मतलब W जो आपका अर्थ में है, पहले कौन है, अर्थ फिर प्लेनेट, एंड W जो प्लेनेट में है बराबर नहीं है, 9 और 4 यानी 9W एंड 4W माना जा सकता है ना। फिर कह रहे हैं कि मास ऑफ द प्लेनेट is 1/9 that of earth. Mass of earth and mass of planet
ये कहना चाह रहे हैं, बराबर ना मानिए दोनों को। मास ऑफ द प्लेनेट, अर्थ के मास का 1/9। आई मीन कि अगर अर्थ का मास में m मानू तो मास ऑफ द प्लेनेट 1/9 दैट ऑफ अर्थ। तो अर्थ का मास तो आप m मान लिए हो, तो प्लेनेट का मास m/9 आ जाएगा। देन इसके बाद कह रहे हैं r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। r e की वैल्यू कह रहे हैं r है, तो बताओ प्लेनेट की रेडियस r p कितना होगा। तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो W होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, या जो एलोंगेशन होता है, ये सब ग्रेविटी पर डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी होता है। तो आप कह सकते हो यहाँ कि जो ग्रेविटी अर्थ की होगी वो अगर जी के बराबर होगी, तो ग्रेविटी जो प्लेनेट की होगी वो जी के बराबर थोड़ी ना होगी। क्योंकि अगर एक बॉडी आप लिए हो, एक बार सरफेस में अर्थ पे वेट किए हो, एक बार दूसरे प्लेनेट में, वेट बराबर नहीं आ रहा है, तो फिर ग्रेविटी दोनों जगह पे अलग अलग आई होगी। क्या रेशियो रहा होगा? WE/WP, ये जो रेशियो आएगा दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये आएगा 9/4, और यही रेशियो होगा ग्रेविटी जो दोनों प्लैनेट प्रोड्यूस करेंगे, अर्थ एंड प्लैनेट। ठीक, अब इसके बाद में यहाँ नोटिस करो, जो ग्रेविटी है उसको हमें कनेक्ट कराना है मास एंड रेडियस से। तो ये हो जाएगा G बराबर Gm/r² वाले फॉर्मूले से प्रोपोर्शनल टू m/r²। सो Me अपॉन mp, मास ऑफ अर्थ एंड मास ऑफ प्लैनेट, डिवाइडेड बाई ये वाला रेडियस ऑफ अर्थ एंड देन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है, मास ऑफ अर्थ ये m है, यहाँ m रख दीजिए। मास ऑफ प्लैनेट ये m/9 है, यहाँ m/9 रख दीजिए। देन रेडियस ऑफ अर्थ ये re है, रेडियस ऑफ प्लैनेट ये आपने फाइंड आउट करना है, स्क्वायर ऑफ दैट। रेस्ट इज कैलकुलेशन। व्हेन यू डू दैट you will get your answer, that will be r/2। अब देख लीजिए एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये मैं लिखना भूल गया हूँ, कहाँ आया था क्वेश्चन, ये मेन का ही है, काफी पुराने टाइम पे आया होगा। कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जी, मतलब ये डेंसिटी ऑफ द अर्थ एंड स्मॉल जी को कनेक्ट करा रहे हैं और कह रहे हैं क्या वो रिलेटेड है या नहीं। डज नॉट डिपेंड ऑन जी, कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑफ जी, ये सब गलत बातें हैं, क्योंकि आपने थोड़ी देर पहले बोला कि जी प्रोपोर्शनल टू आर इंटू रो होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो रो है प्रोपोर्शनल टू जी अपॉन आर आएगा। आर को अगर हम कांस्टेंट मान के चलें, सिर्फ मान के चलें कि जो डेंसिटी है और जो ग्रेविटी है रिलेट करने का है, तो जो रो है डेंसिटी वो स्मॉल जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। शायद अब क्वेश्चन बचे नहीं होंगे, इतना ही है। पीडीएफ आपको मिल जाएगी